Welcome back, dear, and good morning to all of you. Now, in this session, we will going for our next chapter, that is the supply, and the chapter number 4. And till today, we already completed the chapter 2nd and chapter 3rd, that is the demand. And now we will going for our next chapter, that is the supply. And supply is a related topic with the demand, and that's why we call the demand and supply. And the first question, that is the meaning of stock and supply. Please come on page number 35. Page number 35. The first of all introduction, and the introduction is the not important for our syllabus and examination. We directly come on the meaning of supply and stock and supply. In everyday language, the distinction between supply and stock is not drawn. However, in economics there is a clear distinction between stock and supply. तो फ्रेंड यहाँ पे सिंपल ही मीनिंग आपको याद रखना है कि सबसे पहले ज़्यादातर हम एवरीडे लैंग्वेज यानी कि जो लोग इकोनॉमिक स्टडी कर रहे हैं उनको पता होता है कि सप्लाई एंड स्टॉक दोनों में डिफरेंस है। लेकिन जो ज़्यादातर आम जनता की हम बात करें, आपके बारे में हम समझो कि बात करें कि आप इकोनॉमिक्स का जो स्टडी उनकी स्टार्टिंग ही कर रहे हो 11th में, क्योंकि 10th तक आपने कभी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको सप्लाई एंड स्टॉक में ज़्यादातर डिफरेंस कोई लगेगा नहीं, कि आप ऐसा मानते होगे कि सप्लाई इज इक्वल टू स्टॉक। लेकिन फ्रेंड मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि सप्लाई एंड स्टॉक दोनों अलग अलग है, क्लियर डिस्टिंक्शन, यानी कि दोनों अलग अलग है। तो आज हम यहाँ पे तीनों का मीनिंग समझेंगे। पहले प्रोडक्शन भी है, उनके बाद जो सप्लाई एंड स्टॉक कि क्या दोनों में डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन हम किसको बोलते हैं? प्रोडक्शन इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स क्रिएटेड बाय अवेलेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ फिक्स टाइम पीरियड। यानी कि फ्रेंड जो हम प्रोडक्शन बोलते हैं कि जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स क्रिएट, यानी कि जो भी क्वांटिटी बन रही है, क्रिएट हो रही है बाय अवेलेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो 4 फैक्टर थे उसमें से जितने भी फैक्टर उनका यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गुड्स क्रिएट कर रहे हैं ड्यूरिंग अ फिक्स टाइम पीरियड, दैट इज़ द प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन की यहाँ पे डेफिनेशन तो सिंपल ही है। लेकिन अब यहाँ पे हम समझने की ट्राई करेंगे कि सप्लाई एंड स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे जगह नहीं है कहीं पे समझाने के लिए, तो मैं डायरेक्टली ब्लैंक पेज के ऊपर आपको ये समझा रहा हूँ, स्टॉक एंड सप्लाई। और आप पेज नंबर 35 जो फर्स्ट पेज ही है, वहाँ पे सप्लाई एंड स्टॉक दोनों की बात की हुई है, दोनों का डिस्कशन हम करेंगे, द सप्लाई एंड स्टॉक। तो प्लीज़ कम ऑन पेज नंबर 35। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि बुक साइड में ओपन रखना, वरना यहाँ पे कुछ आपको पता चलने वाला नहीं है। अगर बुक्स आप ओपन करके बैठोगे तो कुछ यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सप्लाई एंड स्टॉक। लेकिन सिर्फ आप अगर सुन ही रहे हो तो गारंटी से मैं कह सकता हूँ कि आपको कुछ यहाँ पे पता चलने वाला नहीं है। तो जिन लोगों ने अभी तक बुक्स ओपन नहीं किए वो लोग पहले बुक्स ओपन करें, 35 पेज नंबर पे आ जाइए। और जहाँ तक मुझे पता है कि ऐसे भी स्टूडेंट होंगे कि जिन्होंने अभी तक बुक्स परचेज भी नहीं की होगी, तो आपको पता होगा कि जो पीडीएफ आती है बुक्स की, वो नेट ऊपर भी अवेलेबल होती है। या तो जिनके पास नहीं हो मुझे पर्सनली या तो ग्रुप के अंदर मैसेज कर देना कि सर वी वांट टू पीडीएफ ऑफ द इकोनॉमिक्स, तो मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। और आपको 2 मोबाइल रखना पड़ेगा, एक मोबाइल के अंदर पीडीएफ और दूसरे मोबाइल में हमारा लेक्चर। तो जिनके पास अभी बुक से ओपन कर दे और जिनके पास नहीं हो पहले पीडीएफ डाउनलोड करें एंड बाद में लेक्चर देखें। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे सप्लाई के ऊपर, एंड 35 नंबर का पेज है। इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन विच अ प्रोड्यूसर इज एबल एंड विलिंग टू सेल इन द मार्केट एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो फ्रेंड आप यहाँ पे सप्लाई की जो डेफिनेशन देख रहे हो कि जो प्रोडक्शन हुआ है, हमने पहले यहाँ पे डेफिनेशन प्रोडक्शन की देखी, तो जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें से प्रोड्यूसर एबल एंड विलिंग टू सेल इन द मार्केट, यानी कि जो भी प्रोड्यूसर है या तो जो प्रोडक्शन हमने किया हुआ है वो प्रोड्यूसर अगर वो एबल है या तो विलिंगनेस, विलिंग यानी कि उनकी इच्छा है, टू सेल यानी कि जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो सेल करने की उनकी इच्छा जो है,
एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उनको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई। यानी कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ फ्रेंड कि समझो कि 500 का प्रोडक्शन हुआ है। तो 500 का जो प्रोडक्शन हुआ उसमें से जो प्रोड्यूसर है वो 300 का ही सेलिंग करने की उनकी विलिंगनेस है, एबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 300 की अगर विलिंगनेस है तो 300 इज़ द सप्लाई एंड 500 इज़ द प्रोडक्शन। बट समझो कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर है, कोई जो हम बोल सकते हैं कि कोई पीछे स्टॉक नहीं था, 500 ही हमारे पास है, तो यहाँ पे स्टॉक भी 500 का ही होगा एंड जो सप्लाई है दैट इज़ द 300। तो मेरे ख्याल से आपको 300 में पता चल गया होगी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सप्लाई। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉक। स्टॉक इज द टोटल अवेलेबल अमाउंट ऑफ गुड्स with a producer which can be offered for sale in the market as per the ability and willingness of the seller। यानी कि फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा कि स्टॉक का मीनिंग क्या है कि टोटल अवेलेबिलिटी अमाउंट ऑफ गुड्स, यानी कि जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और जितना भी प्रोडक्शन है वो जितना किसके पास पड़ा होगा, हम मानते हैं कि प्रोड्यूसर के पास पड़ा होगा। जो जितना ही यहाँ पे उनके पास प्रोडक्शन पड़ा है उनको हम क्या बोलते हैं, एंड दैट इज़ द स्टॉक। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले हम एक काम करते हैं कि स्टॉक की पूरी डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं कि क्या है इसमें, बाद में आपको एग्जाम्पल दूंगा। तो आप सबसे पहले ऊपर स्टॉक में ध्यान दीजिए कि स्टॉक इज़ द टोटल अवेलेबल अमाउंट, यानी कि जो टोटल अमाउंट है प्रोड्यूसर के पास उनकी हम बात कर रहे हैं, which can be offered for sale in the market as per the ability and willingness of the seller। एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल अ ट्रेडर ऑफ ऑयल इन राजकोट हैज़ अ 500 पैकेट्स ऑफ ऑयल। तो जो राजकोट का यहाँ पे एक ट्रेडर है उनके पास 500 पैकेट्स पड़े हैं। इफ ही सी इज नॉट एबल एंड विलिंग टू सेल इन द मार्केट एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम देन सप्लाई इज जीरो, यानी उनकी कोई विलिंगनेस या तो एबिलिटी नहीं है सेलिंग करने की 500 में से। तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि 500 में से कोई विलिंगनेस एंड कोई एबिलिटी नहीं है एंड दैट इज द सप्लाई इज जीरो। हमने देखा था सप्लाई की डेफिनेशन में कि उनकी एबिलिटी एंड विलिंगनेस होनी चाहिए तभी सप्लाई बनेगा। लेकिन 500 के पैकेट्स तो उनके पास पड़े हैं 500, लेकिन विलिंगनेस एंड एबिलिटी नहीं है, तो हमारा सप्लाई क्या होगा, जीरो। बट इफ ही इज एबल एंड विलिंग टू सेल 300 पैकेट्स, लेकिन 500 पैकेट्स में से 300 की पैकेट्स की सेलिंग करने की उनकी एबिलिटी एंड विलिंगनेस है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 300 इज अ सप्लाई। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड आप समझ रहे हो कि सप्लाई क्या है कि जो भी टोटल यहाँ पे स्टॉक पड़ा होता 500 का, उसमें से वो 300 की उनकी विलिंगनेस एंड एबिलिटी है, तो 300 यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई। तो एक बात यहाँ पे क्लियर हुई कि दोनों एग्जांपल में आप देख रहे हो कि 500 का स्टॉक है लेकिन सप्लाई जीरो। तो सप्लाई एंड स्टॉक बोथ आर डिफरेंस एंड इन द सेकंड कंडीशन दैट इज द सप्लाई इज 300 एंड स्टॉक इज अ 500, then here also supply and stock both are different because the stock is a 500 and supply is 300 and here supply zero, because the producer has a not a willingness and ability to sell the product in market, that's why the supply is zero। तो आप यहाँ पे अपने हमने यहाँ पे तीनों अलग अलग जो कंसेप्ट था दैट इज़ द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड स्टॉक। स्टॉक यानी कि जो भी उनके पास गुड्स पड़ा है उनकी हम बात करें दैट इज़ द स्टॉक, लेकिन उनकी अगर विलिंगनेस उसमें से है तो वो सप्लाई भी बन सकता है, अगर विलिंगनेस नहीं है तो स्टॉक ही रहेगा, सप्लाई नहीं बन पाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि समझो कि कोई XYZ नाम की कोई कंपनी है। अब यहाँ पे क्या होगा कि XYZ नाम की जो कंपनी है उनका जो मार्च के अंदर प्रोडक्शन था 200 यूनिट का, मैं यहाँ पे 200 ही लिख रहा हूँ, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, 200 यूनिट का प्रोडक्शन एंड 200 का जो प्रोडक्शन था, समझो कि कंपनी नई कंपनी स्टार्ट हुई थी यहाँ पे, और थोड़ा हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, अप्रैल ले रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से ही स्टार्ट होता है।
अप्रैल में हम बात करें तो 200, और कंपनी भी अप्रैल में स्टार्ट हुई थी, यानी कि प्रोडक्शन जो अप्रैल का है वो 200 का है। तो आप यहाँ पे प्रोडक्शन की जो डेफिनेशन हो तो समझ ही रहे हो। एंड उनके बाद हम बात करते हैं कि स्टॉक। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन हुआ है वही अभी क्या हो जाएगा, एट द एंड ऑफ अप्रैल और स्टॉक रहेगा। एंड सप्लाई, अब समझो यहाँ के फ्रेंड कि जो प्रोड्यूसर है उनकी कोई एबिलिटी, 200 का जो स्टॉक पड़ा है एट द एंड ऑफ अप्रैल मंथ, उनमें से उनकी कोई एबिलिटी या तो विलिंगनेस नहीं है कि वो गुड्स को सेल करे, तो यहाँ पे सप्लाई जीरो रहेगा। लेकिन अगर समझो कि उनकी विलिंगनेस है कि उनको 100 यूनिट का सेलिंग करना है, तो सप्लाई यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब समझो कि यहाँ पे जो न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है और समझो कि सप्लाई जो हुआ वो भी सेलिंग हो भी गया, तो मई मंथ जो है वहाँ पे क्या होगा कि हमें पता है कि जो प्रोडक्शन 200 था वही स्टॉक बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो सप्लाई यानी कि 100 समझो कि सेल कर दिया, तो अब यहाँ पे और मई महीने की प्रोडक्शन की हम बात करते हैं 200 का ही प्रोडक्शन है, लेकिन जो स्टॉक की बात करें फ्रेंड, तो अप्रैल का जो स्टॉक 200 था उसमें से 100 गया, यानी कि 200 माइनस 100। तो हमें पता है कि 200 में से हम 100 माइनस करेंगे तो हमारा जो अप्रैल का स्टॉक था दैट इज़ द 100 रहेगा, और मई का जो प्रोडक्शन उनके अंदर ऐड होगा दैट इज़ द 200, और यहाँ पे दोनों काम टोटल करेंगे तो 300 हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 300। क्यों, तो आपको याद रखना है कि 200 न्यू प्रोडक्शन दैट इज़ द अप्रैल मंथ, सॉरी मई मंथ, एंड जो स्टॉक यानी कि 200 में से सप्लाई 100 का निकल गया, सेलिंग कर दिया, तो बाकी का जो 100 का स्टॉक रहा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 300 का स्टॉक रहेगा मई मंथ के अंदर। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्शन या जो प्रोड्यूसर है उनकी कोई विलिंगनेस या तो कोई एबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे सप्लाई जीरो रहेगा। नेक्स्ट मंथ पे हम आ रहे हैं जून। अब जून में समझो कि जो प्रोडक्शन है दैट इज़ द 300, और स्टॉक की हम बात करें तो हमें पता था कि 300 का यहाँ पे स्टॉक था मई मंथ में, लेकिन वहाँ पे सप्लाई है जो जीरो है, यानी कि नेक्स्ट मंथ में पूरे का पूरा स्टॉक वही आएगा, एंड प्लस जो न्यू प्रोडक्शन है दैट इज़ द 300, तो दोनों का हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें 600। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्टॉक हो रहा है वो प्रोडक्शन से बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई हमारा जीरो था और या तो कम सप्लाई हो रहा है, इसीलिए। अब समझो कि इस मंथ में जो प्रोड्यूसर है उनकी विलिंगनेस 100% की है कि जो 600 यहाँ पे स्टॉक पड़ा है 600 सभी को सेल करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा सप्लाई 600, यानी कि स्टॉक इज इक्वल टू सप्लाई। एंड अब हम आ रहे हैं जुलाई मंथ में, और जुलाई मंथ में जो प्रोडक्शन हुआ 200 का, लेकिन यहाँ पे हम स्टॉक की बात करें फ्रेंड, तो प्रीवियस मंथ्स का जो स्टॉक था वो यहाँ पे नहीं आ गया, क्योंकि वो तो पूरे का पूरा सप्लाई में चला गया, तो रिमेंस जो यहाँ पे है जीरो एंड प्लस 200, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक 200 ही होगा। तो आप देख सकते हो इस कंडीशन के अंदर कि प्रोडक्शन इज इक्वल टू स्टॉक। एंड इस मंथ यानी कि जुलाई मंथ की हम बात करें तो उस टाइम हमारा सप्लाई समझो कि है 100, या तो कुछ भी रखो क्योंकि अब आगे हम यहाँ पे साइकिल कंटिन्यू नहीं करने वाले। तो आपको शायद पता चल गया होगा कि किस तरह से जो हमारा प्रोडक्शन का कंसेप्ट है स्टॉक का है एंड सप्लाई का है। तो फ्रेंड आप इन जो भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको अगर समझ में ना आए आगे तो समझ सकते हो इस टेबल को देखकर कि क्या होता है, कैसे वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। आप देखा है यहाँ पे कि 100 कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे हुआ, सी एफ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे 300 कैरी फॉरवर्ड हुआ, जीरो कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि आपको पता है कि 600 जो 600 का स्टॉक हो था 100% वहाँ पे एबिलिटी थी, सेलिंग हो गया है, तो यहाँ पे जीरो कैरी फॉरवर्ड। तो इसी तरह यहाँ पे स्टॉक में बढ़ावा हो रहा था। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रोडक्शन, सप्लाई एंड स्टॉक। तो स्क्रीनशॉट आपने मेरे ख्याल से ली हो, यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इनका।
ताकि आपको अगर डिफ़िकल्टी हो तो टेबल देखकर आप समझ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्शन, सप्लाई एंड स्टॉक तीनों की एक डेफिनेशन देखी, और मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ यहाँ पे। प्लीज़ एक बार रीडिंग कर लो तीनों यहाँ पे जो कंसेप्ट है, दैट इज़ द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड स्टॉक आपकी बुक्स में से। और जिन लोगों के पास बुक्स नहीं है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो तीनों जो कंसेप्ट है वो सामने, तो स्क्रीन के ऊपर से भी आप एक बार रीडिंग कर लो। और मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि जिन लोगों के पास बुक्स नहीं है वो पहले मार्केट में से बुक्स परचेस करो, या तो अपने मोबाइल के अंदर पीडीएफ इकोनॉमिक्स की डाउनलोड करो। अगर पीडीएफ भी आपको ऑनलाइन नहीं मिल रहे तो आप ग्रुप के अंदर मैसेज डाल देना कि सर पीडीएफ हमें ऑनलाइन नहीं मिल रहे, तो आप सेंड कर दो, तो मैं आपको जो भी पीडीएफ है वो आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा। अगर नहीं है तो बाकी आपके पास 100 स्टूडेंट यानी सभी स्टूडेंट के पास बुक्स है तो कोई इशू है नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो आप मुझे जो है मैसेज कर दो, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। प्लीज़ रीड इट। ओके, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ सप्लाई इट इज़ इम्पोर्टेंट क्लैरिफाई अ फ्यू कंसेप्ट। तो हमने यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड्स की बात की थी कि विलिंगनेस एंड एबिलिटी। तो हम यहाँ पे दोनों का मीनिंग समझेंगे कि विलिंगनेस टू सेल यानी कि द एंटायर अमाउंट ऑफ अ गुड अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर और ट्रेडर इज नॉट कॉल्ड सप्लाई। यानी कि जो भी अमाउंट के जो भी गुड्स पड़े हैं प्रोड्यूसर के पास, अगर वहाँ पे उनके जो भी गुड्स यहाँ पे उनके पास अवेलेबल है उनको हम सप्लाई नहीं बोलेंगे। ट्रेडर इज नॉट कॉल्ड सप्लाई। इट इज़ अ स्टॉक विल बिकम अ सप्लाई ओनली वेन शी और ही इज एबल टू विलिंग टू सेल एट अ गिवन प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैंने आपको वहाँ पे बता ही दिया था कि अगर समझो कि राजकोट का जो ट्रेडर है उनके पास 500 पैकेट्स पड़े हैं, यानी कि अवेलेबल हो रहे हैं, लेकिन जो भी 500 के पैकेट्स पड़े हैं वो क्या है, स्टॉक है, सप्लाई नहीं है। आपको याद रखना है कि सप्लाई नहीं है। सप्लाई वो तभी बन सकता है कि अगर ट्रेडर की एबिलिटी एंड विलिंगनेस है कि उनको सेल करे एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तभी ये सप्लाई बन सकता है। तभी तक तो ये सप्लाई नहीं, यानी कि सिर्फ स्टॉक ही है। The next one, that is the ability to sell. Ability to sell depends upon the availability of stock। यानी कि जो एबिलिटी है जो सेल करने की वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगी, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक के ऊपर। एग्जाम्पल, इफ द ट्रेडर ऑफ ऑयल डिजायर्स टू सेल 1000 पैकेट्स ऑफ ऑयल, यानी कि जो भी यहाँ पे ट्रेडर है उनकी डिजायर डिजायर यानी कि उनकी इच्छा क्या है कि 1000 जो पैकेट्स है ऑयल के वो सेल करने की है, लेकिन वाइल she has an available stock of only 500 packets, then the ability to sell is only 500 packets, the supply is 500 पैकेट्स। तो फ्रेंड यहाँ पे ध्यान रखना कि एबिलिटी भी नहीं है सेल करने की। क्यों? क्योंकि उनकी जो डिज़ायर इच्छा तो है कि वो 1000 पैकेट सेल करे, लेकिन उनके पास जो पैकेट्स पड़े हैं, स्टॉक पड़ा है, वो है 500 का। तो उनके पास 500 का पैकेट्स पड़े हैं, तो 1000 पैकेट्स वो कैसे सेलिंग कर सकते हैं? दैट्स इम्पॉसिबल। यानी कि एबिलिटी यहाँ पे नहीं है, यानी कि वो मैक्सिमम जो सेलिंग है वो 500 पैकेट सेल कर सकता है। तो यहाँ पे 500 का ही सप्लाई रहेगा, 1000 का सप्लाई रहेगा नहीं, क्योंकि 500 का स्टॉक है और 500 मैक्सिमम वो सेल कर सकता है, 1000 सेल नहीं हो सकता। एक सिंपल बात है कि अगर आपके पास 500 यूनिट्स है तो आप 500 ही सेल कर पाओगे, 1000 यूनिट सेल कर पाते नहीं हो, एंड दैट्स व्हाई द सप्लाई इज ऑफ 500 पैकेट्स। द लास्ट वन, दैट इज द विलिंगनेस टू सेल। Besides the ability to sell, the traders should be willing to sell a good at a price and at a particular of time। यानी कि एबिलिटी की तो हमने बात कर ली थी, लेकिन विलिंगनेस यानी कि जो इच्छा की बात हम कर रहे हैं कि ट्रेडर की इच्छा भी यहाँ पे होनी चाहिए, विलिंगनेस भी होनी चाहिए टू सेल अ गुड एट अ गिवन प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम।
तो यहाँ पे हमें एबिलिटी टू सेल एंड विलिंगनेस टू सेल दोनों को याद रखना है कि एबिलिटी यानी कि उनके पास इतना गुड्स पड़ा होना चाहिए, इतना स्टॉक होना चाहिए कि स्टॉक 500 का है और डिजायरनेस है उनकी 1000 की, दैट्स इम्पॉसिबल बिकॉज ही हैज़ ओनली 500 पैकेट्स एंड देन दिस कैपेसिटी इज ऑल्सो सेल 500 पैकेट्स। तो यहाँ पे हमने तीनों अलग अलग जो हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट था वो देख लिया और तीनों सिंपल ही है। अब हम आते हैं कि जो भी हमने अबाउट डिस्कशन किया, फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन इट इज क्लियर दैट द सप्लाई इज दैट प्रपोर्शन टू टोटल अवेलेबिलिटी स्टॉक विच सप्लायर इज एबल एंड विलिंगनेस टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिनके कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, स्किप कर दो इनको। आगे हम आते हैं कि डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि स्टॉक एंड सप्लाई में क्या डिफरेंस था और आपने मीनिंग के अंदर भी देख लिया कि स्टॉक जो था कि जो टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, लेकिन सप्लाई की हम बात करें तो जो स्टॉक पड़ा है उसमें से एबिलिटी कितनी है और विलिंगनेस क्या है। जनरली द कंसेप्ट ऑफ स्टॉक एंड सप्लाई आर यूज सिनोनियमसली बाय पीपल, यानी कि जनरली जो पीपल है वो क्या करते हैं, स्टॉक एंड सप्लाई को सेम ही मानते हैं कि एक ही है, बट टेक्निकली द टू कंसेप्ट आर डिफरेंट, यानी कि दोनों कंसेप्ट दैट इज द स्टॉक एंड सप्लाई दोनों क्या है, डिफरेंट है। स्टॉक इज द सम ऑफ टोटल अवेलेबल, यहाँ पे प्लीज अंडरलाइन, स्टॉक इज द सम टोटल ऑफ द अवेलेबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड supply is the stock which traders are able and willingness to sell a prevailing price at a particular point of time। तो स्टॉक का मीनिंग तो हमने वहाँ पे भी समझ लिया था कि उनके पास जो भी गुड्स पड़े हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। when trader is not able and willing to sell the entire available stock at a given price and at a point of time, then supply will not be the same as a stock। तो हमें पता था कि 500 का जो स्टॉक था, अगर उनकी एबिलिटी या तो विलिंगनेस नहीं है तो सेलिंग पूरे 500 नहीं कर पाएंगे, समझो कि 300 भी है, तो यहाँ पे सप्लाई एंड स्टॉक दोनों इक्वल नहीं हो रहे, सेम नहीं, क्यों, क्योंकि 500 है 300। अब समझो कि जो पूरा स्टॉक है और उनकी एबिलिटी भी 500 की सेलिंग की है, तो यहाँ पे देखो स्टॉक एंड सप्लाई दोनों इक्वल हो रहे हैं। लेकिन अगर उनकी एबिलिटी नहीं है, विलिंगनेस नहीं है, तो यहाँ पे स्टॉक कांट बी सेम द सप्लाई, यानी कि दोनों कभी इक्वल हो गए नहीं। फ्रॉम एन अवेलेबल स्टॉक ऑफ 500 पैकेट्स, यानी कि उनके पास जो स्टॉक पड़ा है दैट इज द 500, इफ द ट्रेडर इज एबल एंड विलिंग टू सेल 300 पैकेट्स देन सप्लाई ऑफ द ऑयल इज अ 300 पैकेट्स। तो जो हमने आगे समझ लिया था कि 500 का पैकेट्स है लेकिन एबिलिटी एंड विलिंगनेस 300 की है, तो यहाँ पे सप्लाई 300 पैकेट्स का रहेगा। हेंस द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक विच डिटरमाइंस द एबिलिटी टू सेल इज कॉल्ड स्टॉक, यानी कि जो अवेलेबिलिटी स्टॉक है उनको हम डिटरमाइंस कर रहे हैं कि जो एबिलिटी है सेल करने की, इट्स कॉल्ड स्टॉक। एंड वाइल द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेल at a given price at a point particular of time is called supply, जिनको हम सप्लाई बोलते हैं। दैट्स वाई द सप्लाई एंड स्टॉक बोथ आर डिफरेंस। फ्रेंड यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो आप 1 मिनट के अंदर रीड कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल को यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ वो एक बार रीडिंग कर लीजिए और बाद में हम जो भी एक पैराग्राफ रहा है उनको हम कंटिन्यू करके ख़त्म करते हैं। प्लीज़ कैरी ऑन। ओके, एंड स्टॉक इज द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ अवेलेबल फॉर सेल, यानी कि जो हम स्टॉक बोलते हैं कि अवेलेबल फॉर सेल, जो भी अमाउंट के प्रोडक्ट हमारे पास पड़ी है वो। एंड सप्लाई इज लेस देन स्टॉक व्हेन द सप्लाई सेल्स लेजर अमाउंट फ्रॉम द अवेलेबल ऑफ अमाउंट, यानी कि फ्रेंड यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सप्लाई है और ऑलवेज क्या होगा, लेस देन स्टॉक
या तो उनके इक्वल में भी आ सकता है अगर 100% की एबिलिटी है तो। लेकिन अगर हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि 500 का जो स्टॉक है, सप्लाई इज लेस देन स्टॉक, यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक जो है वो 500 का है और सप्लाई 300। व्हेन सप्लाईज सेल्स लेजर द अमाउंट फ्रॉम द अवेलेबल अमाउंट, यानी कि जो सप्लाई की हम बात करें 300, तो आप यहाँ पे 300 यूनिट का सेलिंग कर रहे हो या तो पैकेट्स का सेलिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका सप्लाई रहेगा 300 एंड स्टॉक जो है आपका 500 का। तो आप देख सकते हो कि जो सप्लाई है वो लेस देन स्टॉक। स्टॉक कंसिस्ट ऑफ करेंसी stock consists of current production as well as the unsold stock from previous lot of production। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर क्या क्या कंसिस्ट हो रहा है, तो करंट प्रोडक्शन एज वेल एज अनसोल्ड स्टॉक फ्रॉम प्रीवियस लॉट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि मैंने आपको बताया था, जो टेबल के अंदर ड्रॉ किया था कि हमने कैरी फॉरवर्ड किया था, याद हो तो आपको, कि जो भी अनसोल्ड रिमेनिंग रह रहा था सप्लाई में से माइनस करके वो हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। वही बात कर रहे हैं कि अनसोल्ड स्टॉक फ्रॉम प्रीवियस लॉट ऑफ प्रोडक्शन एंड थस द स्टॉक इज अ डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्शन एंड सप्लाई। यानी कि जो स्टॉक है वो क्या होगा, प्रोडक्शन एंड सप्लाई दोनों से डिफरेंट रहेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई के बारे में डिस्कशन कर लिया। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग टू सप्लाई, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो आपको शायद याद ही होगा हमारा प्रीवियस चैप्टर दैट इज द डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड ऑब्लिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो वहाँ पे भी हमने डिस्कशन किया था कि मेनली फैक्टर अफेक्टिंग टू डिमांड दैट इज द प्राइस एंड अदर देन प्राइस। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि प्राइस ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स अदर देन प्राइस, यानी कि दोनों फैक्टर जो हमने वहाँ पे लिए थे वही यहाँ पे प्राइस है एक तो, और दूसरा है अदर देन प्राइस। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर, तो उसमें फर्स्ट वन दैट इज द प्राइस, कि जो फर्स्ट फैक्टर अफेक्ट कर रहा है सप्लाई को, प्राइस। तो पहले हम प्राइस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं फ्रेंड। मैं फिर से यहाँ पे ब्लैंक पेज के अंदर आपको समझा रहा हूँ और आप अपनी बुक्स के अंदर ही कॉन्सेंट्रेट करना। तो प्राइस जो है वो एक इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है सप्लाई का। प्रोड्यूसर सेल्स फॉर प्रॉफिट, हमें पता है कि कोई भी प्रोड्यूसर वो अपना जो भी गुड्स का वो सेलिंग कर रहा है किसके लिए कर रहा है, प्रॉफिट के लिए। एंड थस ही सप्लाइज मोर व्हेन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट राइजेस, प्लीज वहां पे आप अंडरलाइन कर दो, ही सप्लाइज मोर व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट राइजेस एंड सप्लाई लेस व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फॉल। यानी कि फ्रेंड जब कोई भी प्रोडक्ट है उनकी प्राइस इंक्रीज होगी तब जो सप्लाई है वो भी क्या होगा, इंक्रीज। एंड जब प्राइस डिक्रीज तब सप्लाई डिक्रीज। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें याद रखना है कि प्राइस के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई इंक्रीज, एंड प्राइस अगर समझो कि डिक्रीज तो सप्लाई डिक्रीज, जिनको हम लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर जब डिस्कशन करेंगे तो हम कई और वर्ड्स यूज करेंगे दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन, एंड आई थिंक यू नो इन द डिमांड ऑफ लॉ। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब प्राइस इंक्रीज तो एक्सपांशन ऑफ सप्लाई एंड प्राइस डिक्रीज तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। और डिमांड के बारे में भी हमने देख लिया था कि प्राइस इंक्रीज होगी तब डिमांड डिक्रीज, एंड जब प्राइस समझो कि डिक्रीज तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज, दैट इज द एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो फ्रेंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, जो हमने देख लिया था इन द प्रीवियस चैप्टर मार्केट में, डिमांड के अंदर। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई इज अ पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है वो इक्वल है। आप देख सकते हो कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक ही डायरेक्शन है दैट इज डाउन डायरेक्शन एंड अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो रिलेशन है दैट इज द पॉजिटिव रिलेशनशिप, एंड द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड जो है नेगेटिव रिलेशन, यानी कि माइनस मैंने यहाँ पे किया और यहाँ पे प्लस। तो फ्रेंड्स शायद आप समझ रहे हो कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई एंड प्राइस एंड डिमांड। तो आपको याद रखना है कि रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड जो है वो नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन आप यहाँ पे देखो आपको समझ में आ जाएगा, और जब प्राइस डिक्रीज तब डिमांड इंक्रीज। लेकिन सप्लाई के साथ जब हम यहाँ पे देख रहे रिलेशन तो दोनों का डायरेक्शन एक ही है, एंड दैट्स वाई द रिलेशनशिप इज अ पॉजिटिव।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे प्राइस, और आपने अंडरलाइन कर दिया कि सप्लाई ज़्यादा होगा कब, जब प्राइस उनकी इंक्रीज एंड सप्लाई लेस व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड्स फॉल। और बाद में लिखा है कि थस देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड एंड इट्स सप्लाई। तो प्लीज़ वहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिए आप। जिन लोगों को पता नहीं चला कि कहाँ से अंडरलाइन करनी है वो डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो मोबाइल की। सप्लाई मोर व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट राइज एंड सप्लाई लेस व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट फॉल्स। यानी कि प्राइस जब इंक्रीज तब सप्लाई भी इंक्रीज, एंड प्राइस जब डिक्रीज तब सप्लाई भी डिक्रीज। पॉजिटिव रिलेशनशिप वहाँ पे अंडरलाइन करो कि सप्लाई एंड प्राइस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कौन सा है, पॉजिटिव, यानी कि एक ही डायरेक्शन है, आप देख सकते हो। और प्राइस एंड डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप था दैट इज द नेगेटिव रिलेशनशिप। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने देख लिया कि जो भी फैक्टर अफेक्ट कर रहे टू द सप्लाई, उसमें फर्स्ट वन दैट इज द प्राइस, और डिमांड के अंदर भी फर्स्ट फैक्टर था दैट इज द प्राइस। और आज का लेक्चर हम फ्रेंड यहाँ तक ही रखते हैं कि सबसे पहले हमने देखा अलग अलग मीनिंग ऑफ स्टॉक एंड सप्लाई एंड प्रोडक्शन, तीनों का मीनिंग और तीनों के फ्यू कॉन्सेप्ट है वो भी देख लिए यहाँ पे। एबिलिटी टू सेल एंड विलिंगनेस टू सेल, एंड देन द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। तो फ्रेंड वो भी ईजी था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट है नहीं। एंड लास्ट में जो हमने देखा दैट इज़ द फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, यानी कि मेनली टू कैटेगराइज दैट इज़ द प्राइस एंड अदर देन प्राइस, जो सेम एज अ डिमांड। वहाँ पे भी फर्स्ट वन प्राइस था एंड बाकी अदर देन प्राइस। और यहाँ पे भी फर्स्ट दैट इज़ द प्राइस, तो यहाँ पे थोड़ा अलग है क्योंकि द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, एंड द सप्लाई एंड द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हमने जो भी था थोड़ा उल्टा था, और हमने दोनों का एग्जाम्पल भी लेकर यहाँ पे हमने समझने की ट्राई की। तो आज का लेक्चर फ्रेंड हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।